शुभ संध्या। आज इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के इस हिंदी मीटिंग में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय पर के साथ आगे बढ़ेंगे और इस महान यज्ञ को बनाए रखने के लिए एक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग 1 मिनट मौन हो रह करके इस प्रार्थना करें। धन्यवाद साथियों। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के हिंदी सेशन में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग निरंतर और रोज एक अच्छे अनुभवी स्पीकर्स के साथ अपने समय को व्यतीत करने के लिए जो हम लोगों ने प्रण लिया है, आज हमारे बीच में हमारे अपने ही बीच के बहुत ही अनुभवी और क्या कहेंगे कि ज्ञाता, विषय के ज्ञाता, जो बहुत ही डिटेल्स में डेप्थ में हर एक स्टेप बाय स्टेप्स जिनका की है, जिसको हम लोग कहते हैं छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना, ऐसे आदतों से भरे हुए डॉक्टर कुलवंत सिंह का हम पुनः इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। डॉक्टर कुलवंत सिंह हम लोगों के कोई नए नहीं हैं, हम लोगों के बीच में काफी पहले भी आ चुके हैं। कई एक विषय पर उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन किया है, हम लोगों को प्रेरणा दिया है, वह पुराना रहा है। डॉक्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर कुलवंत सिंह सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं और यह एक डीन भी हैं यूनिवर्सिटी के वहाँ के, और इसके साथ में इनका जो बहुत बड़ा साथ रहा है, और खास करके मैं अपने साथ इनके साथ में जो समय बिताया सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में, वो हम लोगों के लिए यादगार क्षण है, जहां मुझे इनके अंदर की गहराइयों को समझने का मौका भी मिला। इन साथ साथ मिलकर के हम लोगों ने शिक्षा समिति में बहुत सारे नियमों को बनाया, जो कि आज भी वह संदर्भित है, आज भी उसका उपयोग नेशनल काउंसिल कमीशन फॉर होम्योपैथी कर रहा है। इसके साथ हम लोगों ने एक जो सोच किया था कि निरंतर एजुकेशन का व्यवस्था किया जाए, वह वर्कशॉप करने का बुनियाद शायद सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में हम लोगों के ही द्वारा किया गया। डॉक्टर कुलवंत सिंह हर एक पग पग पर हम लोग के साथ रहे थे। तो इसके साथ में इन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए। मैं इनके जो टैलेंट्स हैं उससे मैं काफी प्रभावित हूँ, और केवल इतना ही नहीं, केवल लेक्चर में ही नहीं है, खाली क्या कहते हैं सैद्धांतिक नहीं, इनका व्यवहारिक रूप को आप देखना चाहते हैं तो जमशेदपुर चले जाइए। वहां पर इनके क्लिनिक के भीड़ को और क्लिनिक में पेशेंट के जो लाभ हो रहे हैं उसको देख करके आपको लगेगा कि जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों का एक मीटिंग पॉइंट डॉक्टर कुलवंत सिंह है। और इसके साथ मैंने उन्होंने विदेशों में भ्रमण किया है, इनके बहुत सारे लेख है और बहुत सारे आलेख है। मैं कितना गिनती कराऊं, बार बार हम लोग गिनती कराते हैं और यह अंत नहीं होता है, इसका अंत नहीं है। तो आइए हम लोग समय को बचाते हुए इनके इस अनुभव को आज हम लोगों के सामने में एक देखने में तो बड़ा छोटा सा बात लगता है, साइनस हो गया है तो, लेकिन कहते हैं कि देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली बात होती है। छोटा सा साइनस हम लोगों को बहुत सारा कष्ट दिया करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं साइनस के लिए होम्योपैथी में किस तरह का जानकारी हम लोगों को होना चाहिए, इसके विषय में इसका फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस होम्योपैथिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम लोग जानने का आज इनसे अवगत होने का मौका मिलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कुलवंत सिंह से कि अपना व्याख्यान शुरू करें। स्क्रीन शेयर करूं सर? होस्ट बना दिए? आवाज आ रही है सर? आप शुरू करें। आवाज आ रही है, लेकिन जी स्क्रीन शेयर करूं क्या? हाँ, आप शेयर करें। डॉक्टर साहनी को उनके मधुर वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस काबिल तो हूँ नहीं, और जो जिस काबिल हूँ तो वो डॉक्टर साहनी ने ही बनाया है। डॉक्टर साहनी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैं कहाँ था
कहीं था ही नहीं, लेकिन हर जगह हर स्थान पर डॉक्टर साहनी ने मुझे हमेशा मौका दिया। और आज जो भी थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते हैं वो सिर्फ डॉक्टर साहनी की वजह से ही जानते हैं। आपका धन्यवाद, IFPH को धन्यवाद, और सभी उपस्थित डॉक्टर्स को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज अटेंड करने के लिए। आज हम लोग जैसा साहनी जी ने कहा कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो हम साइनोसाइटिस पर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। साइनस, जैसा हम जानते हैं, ये हमारा जो स्कल है, स्कल के अंदर डिफरेंट पैसेजेस होते हैं। एक हॉलो स्पेस होता है जिसमें हवा भरी हुई रहती है, और उन्हीं स्पेसेस को हम साइनस बोलते हैं। साइनस क्या है, हम लोग आएंगे। पहले साइनस की हिस्ट्री जानने की कोशिश करें। तो साइनस की जो जानकारी है वो 5वीं शताब्दी में भारत के ही बहुत बड़े सर्जन माने जाते थे, सुश्रुत। तो सुश्रुत जी ने 5वीं शताब्दी में ही साइनस की जानकारी ली और साइनस के रिपेयरिंग की जानकारी दी, जिसको बेस में बेसिकली नीतिगत रूप से वही चीज आज तक चल रही। ये महान आश्चर्य की बात है कि उसके बेसिक फिलॉसफी में, ट्रीटमेंट ऑफ साइनस, डायग्नोसिस ऑफ साइनस में, जो 5वीं शताब्दी में सुश्रुत जी ने कहा था, आज भी वही कायम है। तरीका बदल गया, एडवांस्ड फॉर्म्स आ गए, लेकिन चीजें वही। 16वीं सेंचुरी में साइनस का एग्जैक्ट एनाटॉमिकल जो डिस्क्रिप्शन था वो डॉक्टर एगैरियस और डॉक्टर सिजेरियस ने वर्णन किया था। और हिपोक्रेट्स ने भी 5वीं शताब्दी में एग्जैक्ट साइनस को तो वर्णित नहीं किया, परंतु उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है कि कुछ ऐसे सर दर्द होते हैं, हेडेक होते हैं, जो गलत लिक्विड के डिस्चार्ज हो जाने से आराम हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये अल्टीमेटली साइनस का ही एक लक्षण है। और इसको साइनस कहाँ पर है, क्या क्या है, इसका एक एक्सीडेंट से इसको पता लगा था। एक डेंटल टूथ एक्सट्रैक्शन हो रहा था, तो उस समय डॉक्टर्स ने देखा टूथ एक्सट्रैक्शन के समय कि देयर आर सम ओपनिंग्स which open in the nose, in the mouth, and those openings were known as sinus. साइनस का अर्थ होता है एक ट्यूब, कनाल। और इजिप्शियन जो मेडिकल हिस्ट्री है, 3700 से 1500 ईस्वी BC, उनको मैग्जेलरी साइनस की सिर्फ मैग्जेलरी साइनस की जानकारी थी, ये इतिहास में बताया गया है। हिपोक्रेट्स ने यह भी कहा है कि while producing sound the air passes through hollow spaces in the skull। हिपोक्रेट्स ने उस समय जान लिया था कि जो हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, तो एयर कुछ हॉलो पैसेजेस होते हैं साइनस से, स्कल में, उससे पास होती है तभी आवाज निकलती है। एक बहुत महान पेंटर हुए हैं, इनका नाम है लियोनार्डो डी विंसी। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि सब लोग जानते ही होंगे। महान पेंटर लियोनार्डो डा विंसी, ये महान पेंटर ही नहीं थे। देखिए, उनकी एक विश्व की सबसे विख्यात पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। ये तो लोग जानते होंगे कि मोनालिसा जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग विश्व की सबसे विख्यात पेंटिंग है, और ये लियोनार्डो डी विंसी ने बनाई थी। तो लियोनार्डो डी विंसी की खासियत यहाँ ये बताना चाह रहा हूं मैं कि लियोनार्डो डी विंसी एक एनाटॉमी के बहुत बड़े जानकार भी थे। और उस जमाने में उन्होंने, ये देखिए, स्कल की एक पिक्चर बनाई है 2 साइड करके। तो इस साइड में देखिए, उन्होंने उस जमाने में साइनसेस को दिखाया है। इतना अभूतपूर्व चित्रण लियोनार्डो डी विंसी ने किया, इसकी कोई तुलना हो नहीं सकती है। और जानकारी की क्या सीमा थी उनकी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। लियोनार्डो डी विंसी की एक अभी पेंटिंग 2017 में नीलाम हुई है, ऑक्शन होता है ना, तो ऑक्शन में वो 3,500 करोड़ रुपए में बिकी। आप लियोनार्डो डी विंसी की महानता का परिचय इसी से जान लीजिए। एक उनकी बहुत पुरानी पेंटिंग, जो सौदबी एक संस्था है जो नीलामी करती है, ऑक्शन करती है, उसमें 3,500 करोड़ रुपए में वो पेंटिंग बिकी है।
और दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा विंसी ने बनाई, और उन्हीं विंसी ने ये देखिए स्कल का चित्रण किया हुआ है। तो मतलब उस जमाने में भी वो इतने अच्छे चित्रकार थे कि साइनस का एग्जैक्ट चित्र उन्होंने बनाया। साइनस के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी बातें जान लें जो हर बार किताबों में सब जगह नहीं मिलेगी। आप ये समझिए, एक दिन में हमारे नोज से 20,000 लीटर एयर पास करती है, ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और ये सारी जो नेजल एयर पैसेजेस हैं, साइनसेस हैं, सबसे होकर के ये पास करती है। अबाउट 20,000 लीटर विच वी डोंट नो। ह्यूमन हैव 400 olfactory receptors in comparison to 40 sensors for taste। ये कमाल की बात है। आप जाने समझें कि हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, स्मेल को सूंघने की, गंध को सूंघने की ताकत 400 रिसेप्टर्स हैं, जबकि फूड को टेस्ट करने के सिर्फ 40 रिसेप्टर। तो लॉ स्मेल हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते, अगर हमारी नेजल कैविटी ठीक काम कर रही है तो स्मेल को हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते। उसके मुकाबले में टंग में 40 तरह के ही टेस्ट कॉम्बिनेशन होते और बहुत ज्यादा सीमा तक हम जो टेस्ट करते हैं उस पर भी स्मेल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नोज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाउ वी परसीव ए टेस्ट। इसी टेस्ट को हम कैसे परसीव करते, समझते, जानते, उसमें ऑल्फैक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। नाक और साइनस की ग्रोथ 19 साल तक सिर्फ होती है। 19 साल के बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती, खाली लंबाई बढ़ती। नाक की लंबाई बढ़ सकती है लेकिन अंदर के साइनसेस की ग्रोथ 19 साल के बाद और नहीं होती। नोज से 1 लीटर म्यूकस डेली बनता है। इट प्रोड्यूसेस 1 लीटर ऑफ म्यूकस डेली विच इज swallowed। वो हम लोग निगल जाते, पता नहीं चलता। खाने में, पीने में, बार बार थूक निकलने में वो हम निगलते रहते हैं, और निगलते इस प्रक्रिया में 1 लीटर म्यूकस डेली बनता है। 80% जो हम सेंस ऑफ टेस्ट एक्चुअली देखते हैं वो हमारे सेंस ऑफ स्मेल से ज्यादा होता है, ना कि टंग से। टंग में जाने के पहले वो सेंस ऑफ स्मेल उसको परसीव करती है, तो टेस्ट को परसीव करने का काम नोज सबसे पहले करता है, टंग बाद में करता है। इसलिए कहा गया है बहुत से लिटरेचर में कि अगर आप सही तरीके से एरोमा थेरेपी करें, जो सिर्फ स्मेल पर काम करती है, तो एरोमा थेरेपी इज ए वेरी सक्सेसफुल टूल इन केस ऑफ साइनसाइटिस। देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, ह्यूमन नोज जो सही है, जिसमें स्पेशल परसिस्टेंस है, वो 1 पार्ट आउट ऑफ 7 बिलियन सेंट को समझ सकती है। कोई बिलीव नहीं कर सकते। नोज कैन डिटेक्ट 1 ट्रिलियन स्टिमुलाई। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो हैं हम लोग को भी नहीं पता। सेंस ऑफ स्मेल इज इवन स्ट्रॉन्गर देन द सेंस ऑफ साइट। तो सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्शन, नोज, छोटी सी नाक, लेकिन उसमें कितनी सारी खासियत है, कितनी सारी खूबियां हैं, ये आप देखने की कोशिश करें। 4 पेयर ऑफ साइनसेस होते हैं हमारे शरीर में, स्कल में। चारों साइनसेस का उसके लोकेशन के आधार पर नामकरण किया गया है। यह फ्रंटल साइनस है, ठीक फ्रंट पर, नाक के ठीक ऊपर, यहाँ पर दिस इज द फ्रंटल साइनस। उसके ठीक नीचे ये जो गालों के ऊपर है, दिस इज मैक्सिलरी, मैक्सिला पोर्शन में है मैक्सिलरी साइनस। इसके ठीक नीचे देयर इज एथमॉइड साइनस। ये एथमॉइड साइनस है ग्रीन कलर में, और येलो कलर में जो देख रहे हैं दैट इज स्फीनॉइड साइनस, जो एथमॉइड साइनस के नीचे होता है। 4 पेयर होते हैं, ऑल आर इन पेयर, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइड, और उसके नीचे स्फीनॉइड। लेकिन होता क्या है कि साइनस, नोज, ये आपस में बिल्कुल अटैच्ड। साइनस से एक कॉमन पैसेज निकलता है जिसको ऑस्टियल मीएटस बोलते हैं। तो ऑस्टियल मीएटस में साइनस का डिस्चार्ज आकर के नोज से बाहर निकलता है, तो दे बहुत आपस में लगे हुए हैं। इसीलिए मैक्सिमम केसेस में, ज्यादातर केस में आपको जो मिलेगा
नेजल एलर्जी भी मिलेगी और साइनस की प्रॉब्लम भी मिलेगी। इसलिए आजकल ज्यादातर इसको हम लोग डायग्नोसिस जो लिखते हैं दैट इज राइनोसाइनोसाइट, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसेस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ राइनो, नोज, राइनो मीन्स नोज। तो ये इन्फ्लामेशन और साइनसेस के इन्फ्लामेशन को मिला करके आजकल जो टर्म चलता है दैट इज राइनो साइनोसाइट। 4 तरह के साइनस मैंने बताए आपको। हम देखने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे। बीमारी का इलाज तो हम करते हैं, समझे तो सही कहाँ पर क्या है। लेट अस सी। Sinus is named after the specific skull bone that contains डॉक्टर कुलवंत सिंह जी, जी सर। सर आप, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो आपको होस्ट बना दिया गया, आप कृपया हमें होस्ट बना दीजिए। कहाँ से बनाऊं सर? सर आप पार्टिसिपेंट्स में जाइए, उसमें आपको मेरा नाम को बगल में जो 300 बिंदु है उसको क्लिक कीजिएगा, तो उस पर मेक होस्ट कर दीजिएगा, तो अब मैं फिर आपको को होस्ट कर दूंगा। उनका तुम भी निकल गया, देखो ना। ऐसा आ नहीं रहा सर। सर आप तो होस्ट आपका हैं नाम सर। क्या? जी सर। अब इसमें क्या करूं सर, आपको होस्ट कर दूं? हाँ, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। जी सर। हाँ ठीक है सर, अब मैं आपको को होस्ट कर देता हूँ। आप चालू रखिए सर, आप कीजिए। हाँ आप को होस्ट हैं सर, आप चालू रखिए सर। जी सर ठीक। ये साइनस को हम देखने की कोशिश करें। Sinus is named after the specific skull bone that contains it. स्कल बोन है, Maxillary sinuses are within the ये देखिए maxillary फ्रंटल साइनस है रेड कलर। red. The frontal sinuses are within the frontal bone in green. ये मैक्सिलरी साइनस हुआ, ये ग्रीन में फ्रंटल साइनस Ethmoid हुआ। bone is shown in blue. ये देखिए ब्लू कलर में एथमॉइड साइनस जो मैंने बताया, और इसके ठीक नीचे होता है स्फीनॉइड साइनस। ये इस बीच को बहुत ध्यान से देखिएगा कि एथमॉइड साइनस यहाँ पर स्कल और ब्रेन से बिल्कुल सटा हुआ रहता है। ये देख रहे हैं इसकी लेयर्स, ये बिल्कुल ब्रेन से सटी हुई रहती है। इसका इंपॉर्टेंस बाद में हम लोग जानेंगे। They are the most complicated group of sinuses and occupy that critical space between the eyes and just below the brain. ये सारी जो साइनसेस हैं, आंख से, ब्रेन से, नोज से, सबसे ये जुड़ा हुआ रहता है एथमॉइड साइनस। तो दैट इज व्हाई एथमॉइड साइनस को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट साइनस बोलते हैं। Sinus is named after the specific skull bone that contains it. The maxillary sinuses are within the paired honeycomb of small air cells. They are the most complicated group of sinuses and occupy that critical space between the eyes and just below the brain. When viewed in the sagittal plane, you can see how the ethmoid sinus. ये देखिए बिल्कुल क्लियर आ रहा है अभी। ये एथमॉइड साइनस, ये मैक्सिलरी साइनस, ये फ्रंटल साइनस, ये एथमॉइड साइनस। ये 4 तरह के साइनसेस हैं। ये बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग जानेंगे कि दर्द कहाँ से कहाँ जाता है, किस साइनस में, उसमें ये बहुत लाभकारी होगा। Sinuses occupy the upper parts of the nasal cavity from the front to the back. The sphenoid is seen in yellow and is behind the nasal passage. The sinus is named after the चार्ट से भी समझ ले तो समझ में आ गया होगा सबको। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट देख रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट, दिस इज ब्लैक चेक में फ्रंटल साइनसेस हैं। एंटीरियर एथमॉइड ये ग्रीन कलर में है, पोस्टीरियर एथमॉइड ये पर्पल कलर में है, मैक्सिलरी रेड में है, स्फीनॉइड येलो में है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द साइनसेस। साइनसेस में एयर जो होती है वो हमारे स्कल को हल्का रखती है, नहीं तो स्कल बहुत भारी हो जाएगी। वो 2 बोनी लेयर के बीच में हवा भरी हुई रहती है, उससे हमारी आवाज भी गूंजती है और हमें लाभ मिलता है कि हमारी स्कल का वजन कम रहता है। ये सारे फायदे एनाटॉमिकली साइनस के हैं। इस साइड से देख लें तो फ्रंटल साइनस पेयर में है, फ्रंटल बोन पर है। पोस्टीरियर वॉल इज एडजेसेंट टू एंटीरियर क्रेनियल फोसा। मैक्सिलरी साइनसेस जो हैं
दिस इज मैग्नेटिक साइनस, सब पेयर में है, सुपीरियर वॉल, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट। ये सब आंख, नाक, ब्रेन, कान सब एक दूसरे के साथ बहुत डीपली नजदीकी से यहाँ पर रहता है, जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है अगर हम इसकी सिम्टोमेटोलॉजी पर जानना चाहें। ये एथमॉइड साइनस है जो सबसे इंपॉर्टेंट साइनस है, इसी का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, और स्पेनॉइड पीछे स्पेनॉइड बोन के साथ सटा हुआ है। ये अगर एक्सरे में देखें तो बस वही बात है, ये सामने में फ्रंटल, उसके पीछे एथमॉइड, ये स्पेनॉइड, ये मैग्नेटिक साइनस। ये स्कल में दिखाया गया है डिफरेंट पार्ट ऑफ साइनस। साइनस का मेन फंक्शन होता है कि जो भी म्यूकस बनता है, वी आर हैविंग सम म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन द साइनस कैविटी, तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है। मैंने बताया दिन भर में 1 लीटर हम लोग म्यूकस सिक्रेट करते हैं, तो उस म्यूकस को निकालता कौन है बाहर, कहाँ जाता है? या तो थ्रोट से हम उसको निगल लेते या नाक से बाहर निकालते। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जरा माइन्यूट स्ट्रक्चर सीलिया। सीलिया के बारे में सब लोग जानते हैं। ये सीलिया जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इसकी लाइनिंग, साइनस में लाइनिंग होती है यहाँ तक। ये सीलिया बहुत स्पीड मूव करते, और वो बहुत स्पीड मूव करने के चलते अंदर का सिक्रेशन बाहर आ जाता है। बड़ी सिंपल सी बात, अगर सीलिया मूव नहीं करेगा तो अंदर का सिक्रेशन बाहर नहीं आएगा, अंदर का सिक्रेशन बाहर नहीं आएगा तो वहीं जम जाएगा, और वहीं जम जाएगा, दैट इज साइनोसाइटिस। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसमें सीलिया का, जो अंदर के सिक्रेशन को, म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है। कैसे मदद करता है देखें। Effect on the membranes, and dust and dirt are prevented from accumulating. Unlike the simulation, healthy nasal देखिए, mucus यहाँ fluid म्यूकस का fills all सिक्रेशन the होता है, surfaces, and it flows in an ये extremely देखिए thin, म्यूकस का clear layer सिक्रेशन हो रहा directed है। towards the throat This for is swallowing. The mucus membranes have hair-like cilia on These the are the surface, cilia. which provides the pumping action that makes active mucus flow possible. बहुत स्पीड मूवमेंट होती है ये। Particles stick into viscous mucus and Oh. are moved along by the coordinated action of the cells that line the sun. मैंने जैसे भी बताया था कि वेट रिड्यूस करता है, इंसुलेशन फॉर द स्कल होता है, और हमारी आवाज जो गूंजती है उस हवा के चलते गूंजती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब साइनस का इंफेक्शन हो, साइनस पूरा भारी हो जाए, ये भारी हो जाए, तो हमारी आवाज कैसे हो जाती है? वो नाक से, हम नाक से बोलने की, ऐसा लगता है नेजल वॉइस, एज इफ ए पर्सन इज स्पीकिंग फ्रॉम नोज। इस तरह की आवाज हो जाती है अगर साइनस का इंफेक्शन बढ़ जाए। तो वॉइस कम्स फ्रॉम द, ये मैंने बताया कि ऑल साइनसेस दे ओपन इनटू ए, दिस इज सब कॉमन एरिया है साइनसेस का, ये सारे एरिया कॉमनली यहाँ पर ओपन होते हैं, विच इज नोज। ये नोज में ये सारा आकर के ओपन करता है। अगर ये ब्लॉक होने लगे, ये सारा एरिया ब्लॉक होने लगे, देन द कंडीशन इज नोन एज साइनोसाइटिस। कैसे होता है ये? तो मैंने अभी बताया कि इट इज लाइंड बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। म्यूकस ब्लैंकेट इज इन 2 लेयर्स, superficial viscous layer, underlying serous layer. Cilia beat in the serous layer, moving the blanket towards the natural ostia. This is the opening, nasal opening. Normal function depends on patent ostia, ciliary function and quality of mucus. देखिए ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है साइनस के इंफेक्शन में जानने के लिए। सबसे पहली बात कि ऑस्टियल जो कैविटी है वो सही होनी चाहिए, उसमें कहीं ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। सेकंड, सीलिया प्रॉपरली काम करना चाहिए। और म्यूकस की क्वालिटी, अगर म्यूकस अंदर बहुत गाढ़ा बन रहा है, बहुत थिक म्यूकस बन रहा है, तो वो थिक म्यूकस सीलिया के द्वारा बाहर आना बहुत मुश्किल है, एंड विच इज इन टर्न कॉजेस साइनोसाइटिस। 3 सबसे इंपॉर्टेंट कारण, पेटेंट सीलिया, पेटेंट ऑस्टिया एंड म्यूकस। अगर ये तीनों में से कुछ भी सही तरह से काम नहीं करेगा तो पेशेंट को साइनोसाइटिस होना जरूरी है। ये मैं अभी बताया आपको। म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, म्यूकस का सिलिया से क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। ये म्यूकस का स्पीड देखिए सिलिया का 700 to 800 टाइम्स इन 1 मिनट। ये 1 मिनट में
700 से 800 बार मूव करता है, इसकी स्पीड समझिए, और 9 मिलीमीटर वो म्यूकस को बाहर करता है, निकालता है। उसकी स्पीड है 1 मिनट में 9 मिलीमीटर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एथमोइडल साइनस। अगर ये पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, कैसे होगा ये, कब कब हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल ऑस्टिया, मैं बार बार बता रहा हूँ, अंदर की जो कैविटी है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कभी कभी डीएनएस हो गया, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो गया, कभी कोई नेजल पॉलिप हो गया, कभी इन्फेक्शन से कुछ और ब्लॉकेज आ गया, इन सारे कारणों से ऑस्टिया का शेप खराब हो जाता है, ऑस्टिया ठीक से काम नहीं करता है, एंड देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू हाइपो ऑक्सीजनेशन। कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाएगी तो सिलिया का फंक्शन कम हो जाएगा। हाइपो ऑक्सीजनेशन लीड्स टू सिलियरी डिसफंक्शन एंड पुअर म्यूकस क्वालिटी, एंड सिलियरी डिसफंक्शन लीड्स टू रिटेंशन ऑफ सिक्रीशन। तो जहां सिक्रीशन रुक जाएगा नेजल कैविटी में, साइनोसाइटिस हो जाएगा। इट कैन स्टॉप इन द blockage in the all sinuses, maxillary, frontal, ethmoid, and below this sphenoid. But mostly 3 साइनस ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, दैट इज मैक्सिलरी, फ्रंटल एंड ethmoid। और एक्सरे में भी ये तीनों ज्यादा नजर आते हैं। अगर स्फेनॉइड की जानकारी चाहिए तो फिर उसके लिए सीटी स्कैन करने से जल्दी पता चलता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? तो नंबर 1, इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको वायरल इन्फेक्शन है, लोकल ब्लॉकेज है, तो ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज इन्फेक्शन एंड स्टॉपेज ऑफ द एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, नेजल सेप्टम डिविएशन, टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, नेजल पॉलिप, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, सिलेरी डिस्काइनेशिया। सिलेरी डिस्काइनेशिया मीन्स सीलिया प्रॉपरली मूव नहीं करता है, डिस्काइनेटिक हो गया है, एलर्जी उसकी कम हो गई है, एनर्जी। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन, जब लंग्स में कोई इंफेक्शन हो और वो इंफेक्शन ट्रेवल कर जाए, इन दैट केस इट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। इट इज नॉट वेरी कॉमन, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है। इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा इसके डायग्नोसिस के 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं, वन इज मेजर क्राइटेरिया, वन इज माइनर क्राइटेरिया। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस, एक्यूट 1 से 4 हफ्ते, सब एक्यूट 4 से 12 हफ्ते, क्रॉनिक 12 हफ्ते से लंबा। तो ये मेजर क्राइटेरिया में ये 5 चीजें हैं। फेशियल पेन, जब यहाँ पर जमा होने लगेगा तो फेस में भारीपन और दर्द हो, तो देयर इज फेशियल पेन, फेशियल कंजेशन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज दैट इज पोस्ट नेजल ड्रिप। पेशेंट बोलेगा हमको नीचे से पीछे से कहीं से नाक में कुछ गिर रहा है। हाइपोस्मिया और एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति भी बहुत कम हो जाती है। पेशेंट बोलेगा आकर के आपको हमको कोई गंध नहीं सुनता, समझ में नहीं आता है कोई भी गंध। माइनर क्राइटेरिया में है हेडेक, फीवर, हेलिटोसिस, हेलिटोसिस इज ऑफेंसिव स्मेल, फटीग, ईयरफुलनेस एंड कफ, डेंटल पेन। डेंटल पेन भी हो सकता है, किस साइनस में होगा हम लोग बताएंगे। तो अगर 2 मेजर और 1 माइनर सिम्टम किसी पेशेंट में है, कोई भी 2 मेजर, कोई भी 1 माइनर अगर पेशेंट में है, तो दैट पेशेंट विल बी टर्म्ड एज ए पेशेंट ऑफ साइनस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसके? तो एक्सरे पीएनएस करते हैं। अगर पीएनएस एक्सरे किया जाए तो एक्सरे करने पर खासतौर पर फ्रंटल, मैक्सिलरी, ये 2 तो बहुत आसानी से पहचान में आ जाते हैं। उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उससे भी नहीं हो तो एमआरआई। एमआरआई नॉर्मली इसमें हम लोग अवॉइड करते हैं। और नेजल एंडोस्कोपी, नेजल एंडोस्कोपी एक टेस्ट है, उसमें एंडोस्कोप डाल करके नाक के अंदर डाल के पूरा चेक करते हैं तो साइनसेस कहाँ पर है, कहीं इन्फेक्शन है कि नहीं, कहीं सूजन है कि नहीं, ये सारी चीजें पता लग जाती हैं। लेकिन मेन जो जांच है एक्सरे पीएनएस सबसे कॉमन, सबसे सस्ती, सबसे सुलभ। और इसमें समझ में नहीं आए तब सीटी स्कैन। ये देखिए, ये एक एक्सरे आप देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पर फ्रंटल साइनसेस में यहाँ पर कंजेशन है,
ये देखिए फ्रंटल साइनस में यहां से यहां तक साइनस है, तो ये पोर्शन पूरा कंजेस्टेड है, ये पोर्शन पूरा कंजेस्टेड है। यहां पर आकर देखिए मैक्सिलरी साइनस में ये पोर्शन पूरा, ये पोर्शन कंजेस्टेड है, यहां पर क्लियर है। एक सीटी स्कैन है, इसमें देखिए एकदम क्लियर समझ में आएगा आपको। ये है लेफ्ट फ्रंटल साइनस जो बिल्कुल क्लियर है, ये है राइट फ्रंटल साइनस जो कंप्लीटली ब्लॉक्ड, ओपेसिफाइड राइट मैक्सिलरी साइनस। ये मैक्सिलरी साइनस बिल्कुल क्लियर है, ये मैक्सिलरी साइनस कंप्लीटली ब्लॉक्ड। तो इस तरह की पिक्चर आपको एक्सरे और सीटी स्कैन में मिलेगी। तो इसको समझना बहुत आसान है, इसका डायग्नोसिस भी बहुत आसान। नाउ वी विल, हम लोग जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे जानने की किस किस प्रकार के साइनस में दर्द कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है। ये बहुत जरूरी है ताकि आप पहचान सकें पेशेंट के लक्षण से ही कि उसको कहाँ पर साइनस हो सकता है। देखिए अगर फ्रंटल साइनोसाइटिस है तो पेन कहाँ कहाँ जा सकता है, टेम्पोरल, ऑक्सीपुट, वर्टेक्स, पैराइटल। अगर फ्रंटल साइनस है, फ्रंटल साइनोसाइटिस में, तो पेन में ट्रेवल टू टेम्पोरल रीजन, पैराइटल रीजन, वर्टेक्स एंड ऑक्सी। ये 4 रीजन है जहां पर दर्द जा सकता है। अगर और कहीं दर्द हो रहा है तो वो शायद फ्रंटल साइनोसाइटिस का केस नहीं हो। दर्द और भी जा सकता है ना, यहाँ भी आएगा, अपर सर्वाइकल में आ सकता है, शोल्डर में आ सकता है, बट इन केस ऑफ फ्रंटल साइनोसाइटिस द पेन इज ट्रेवलिंग टू दीज 4 एरियाज, टेम्पोरल, ऑक्सीपिट, वर्टेक्स, पैराइटल। अगर मैक्सिलरी साइनस है तो देखिए मैक्सिलरी साइनस अगर होगा तो ये सिर्फ 3 जगह पे जाता है, टेम्पल, मैंडिबल, टीथ। मैंने बताया था आपको कि दांतों में दर्द होने लगता है। पेशेंट को साइनोसाइटिस की तकलीफ है लेकिन पेशेंट बताएगा कि मुझे दांत में दर्द। तो मैक्सिलरी साइनस के सीवियर के, ये मैक्सिलरी साइनस है, तो यहां से देखिए पेन ट्रेवल कर सकती है दांतों में, टेम्पल्स में, और ये मैंडिबल्स। मैंडिबल, ये मैंडिबल हो गया, ये टूथ हो गया, टेम्पोरल रीजन। दिस इज व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मैक्सिलरी साइनसाइटिस। नाउ कम टू एथमॉइड। एथमॉइड में देखिए पेन गर्दन तक ट्रेवल कर सकता है। हम लोग नहीं मानते जनरली कि पेशेंट को साइनोसाइटिस है तो उसको गर्दन में दर्द होगा, लेकिन एथमॉइड साइनस नीचे रहता है, वहां से रिफ्लेक्स पेन आपको अपर सर्वाइकल रीजन में भी आ सकती है, वर्टेक्स में जा सकती है, पैराइटल रीजन में जा सकती है। तो एथमॉइड साइनस की पेन 3 जगह से जाएगी, चौथी जगह नहीं जाती। दैट इज अपर सर्वाइकल रीजन, टेम्पोरल रीजन एंड वर्टेक्स। नेक्स्ट इज फोर्थ। इसमें सबसे ज्यादा पेन ट्रेवल करती है क्योंकि सबसे डीप रूटेड स्फेनॉइड साइनस होता है। एथमॉइड से भी अंदर स्फेनॉइड साइनस होता है, तो इट मे ट्रेवल टू शोल्डर, ऑक्सीपिट, मैस्टॉइड, वर्टेक्स, टीथ, टेम्पल। सबसे ज्यादा जो रेडिएशन है पेन का वो स्फेनॉइड साइनोसाइटिस में ही आपको। आई होप दिस गिव्स यू एन आइडिया कि कहाँ पर दर्द होता है, कहाँ से दर्द ट्रेवल करता है, किस साइनोसाइटिस में कहाँ दर्द